हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण ये बुक ऐसी है जहां से अक्सर आपके सीटेट, यूपीटीटी या जो भी आप टीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीटी के एग्जाम में पर्यावरण के पार्ट से काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और आज हम इस बुक का 10वां लेसन पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है तो आइए इसे भी देखते हैं। 10वां टॉपिक है पर्यावरण असंतुलन, मानव हस्तक्षेप का परिणाम। यानी कि पर्यावरण में जो असंतुलन हो रहा है वो मानव हस्तक्षेप का ही परिणाम है। तो आइए इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि कभी आपने सोचा है कि बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी और आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं? ऐसे अनेक आपदाएं पर्यावरण में मानव के हस्तक्षेप के कारण आ रही हैं। मनुष्य जैसे जैसे विकास करता गया उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने लगा। खेती योग्य भूमि पर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो गई। शहरीकरण के विस्तार में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई। कल कारखानों से निकलने वाले कचरों ने नदियों के जल को दूषित किया। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण आप देखेंगे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी ऐसी जो घटनाएं हैं ये भी मानव हस्तक्षेप के कारण आती है। और यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ऊर्जा, जल और वन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे पहले दिया है कि भूमि पर बढ़ता दबाव। आप देख रहे हैं कि जनसंख्या हमारी जिस स्पीड से बढ़ रही है लेकिन जमीन हमारी बढ़ने वाली नहीं है। यानी कि अगर हम कहें हमारा संसाधन जो उत्पन्न होता है वो एक संसाधन के पीछे 3 व्यक्ति हैं, तो चाहे आप कितने ही संसाधन क्यों न उत्पन्न कर ले, उस पर 3 गुनी जनसंख्या जब बढ़ जाएगी तो संसाधन का अभाव जीवन पर्यंत बना रहेगा। आप ये ग्राफ देख रहे हैं जो दशकवार है। उत्तर प्रदेश एवं भारत के दशकवार जनसंख्या करोड़ में। ग्रीन वाला आपका भारत का है और जो रेड वाला दिया है वो उत्तर प्रदेश का। तो देख रहे हैं कि आपकी जनसंख्या दरबदर कैसे बढ़ी और जनसंख्या आपके हर 10 साल पे हो जाता है। इससे दशकवार कहा गया। पिछली जो जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है और अब 21 में दूसरी जनगणना होने वाली है, यानी कि अगली। तो यहाँ पे दिया स्वतंत्रता के बाद हमारी जनसंख्या लगभग 3 गुनी बढ़ गई। कितनी ही ट्रेनें चले, कितने ही मार्ग बनाए जाए, कहीं भी भीड़ कम होती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उपलब्ध संसाधनों के जो उपलब्ध हमारे संसाधन है उनके अनुपात में 3 गुना जनसंख्या बढ़ रही है। महानगरों और गांव में इस बात से कौन अपरिचित है जो ये न जानता हो कि जनसंख्या हमारी इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। आगे दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी तक आपकी 2011 की जनगणना है, वहीं से सारे आंकड़े हैं। 21 में जो होगी तो आपको नए आंकड़े मिलेंगे। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक थी, जो कि पूरे देश की जनसंख्या का 16.5 यानी कि 16.5% केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। आगे देखिए, जनसंख्या का सबसे अधिक दबाव भूमि पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खेती योग्य भूमि एवं आवास की कमी होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या जैसी बढ़ेगी उनके आवास के लिए भी आपको भूमि की ही जरूरत पड़ेगी और उनके पेट भरण के लिए कृषि आपको भूमि की ही जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में भूमि सीमित है, वो बढ़ नहीं रही है, तो ये कहीं न कहीं भूमि पर दबाव बन रहा है। आगे दिया है ऊर्जा जीवन के लिए आवश्यक। ऊर्जा हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, कितनी आवश्यक है और कहाँ से प्राप्त होती है, इस बारे में दिया गया है। और इनके प्रयोग से न प्रयोग से क्या प्रदूषण बढ़ रहे हैं इसके बारे में दिया गया है। ऊर्जा हमें अलग अलग रूपों में उपलब्ध होती है। सूर्य के प्रकाश, बहते जल, वायु तथा भोज्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से संचित होती है। ऊर्जा ही हमें अपने दैनिक कार्य करने तथा हमारी सुख सुविधाओं का उपभोग करने में सहायक करती है। यानी कि ऊर्जा के अभाव में हमारी एक्टिविटी तो होगी ही नहीं, तो अदर काम करना तो पॉसिबल है ही नहीं। ईंधन हमें भोजन पकाने, वाहनों को चलाने, विद्युत उत्पन्न करने तथा कारखानों को, मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। गोबर के कंडे, लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल, एलपीजी हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य ईंधन है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। गोबर के कंडे, लकड़ी, कोयला, डीजल। ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इन्हें जलाया जाता है और ये जो ईंधन है इन्हें हम जलाते हैं। जलने की क्रिया में ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अन्य गैसें तथा ठोस कण मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। ये हमें धुएं के रूप में दिखाई देते हैं और ये पर्यावरण में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। आगे दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर, पुआल और झाड़ियों को सुखा ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इन्हें जलाने से धुआं अधिक मात्रा में निकलता है। ये धुआं पर्यावरण को प्रदूषित करता है। कोयले के जलने से होने वाला वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। और आगे दिया है जो आप देख रहे हैं ना हाईलाइट, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। पेट्रोलियम तेल का उपयोग वाहनों और मशीनों में किया जाता है। इसके दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों के कारण वायु प्रदूषण फैल रहा है। आगे दिया है कि विद्युत ऊर्जा का अन्य एक स्रोत भी है। ऊर्जा का एक स्रोत आपका विद्युत भी है, जिसका हम व्यापक पैमाने पर भी उपयोग करते हैं। जब विद्युत का उत्पादन कोयला, डीजल तथा प्राकृतिक गैस को जलाकर किया जाता है तो
हम इन ईंधनों से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। विद्युत का उत्पादन बांध बनाकर जो पानी रोका जाता है उसके माध्यम से भी किया जाता है। बहती वायु ऊर्जा अर्थात पवन ऊर्जा द्वारा भी विद्युत उत्पादित किया जैसे जिसे पवन चक्की हम कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन का एक अन्य स्रोत है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से भी विद्युत उत्पन्न किया जाता है और विद्युत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दिया है आगे, विद्युत उत्पादन किसी भी ऊर्जा स्रोत द्वारा किया जाए उसका पर्यावरण कुछ प्रभाव पड़ता है, यानी कि कोई भी माध्यम हो विद्युत को बनाने के लिए उसका कोई न कोई साइड इफेक्ट पर्यावरण पर पड़ता है। उदाहरण के लिए ईंधन को जलाने से वायु प्रदूषण तथा नाभिकीय ऊर्जा से रेडियोधर्मिता के प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः ये आवश्यक है कि विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाते समय पर्यावरण पर उनके संभावित प्रभाव पर भली भांति विचार किया जाए और कम से कम हो इस बात पर भी ध्यान दिया जाए। और ये हमारा कर्तव्य होता है कि जो ऊर्जा है इसे हम कम खपत करें ताकि कम उत्पादन हो और पर्यावरण में कम प्रदूषण फैले। व्यक्तिगत रूप से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले प्रदूषण पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, परंतु परोक्ष रूप से हम अपना योगदान कर सकते हैं। कैसे? यदि हम ऊर्जा को मितव्यता यानी कि अपने जरूरत के अकॉर्डिंग खर्च करें, बहुत कोशिश करें कि कम से कम मात्रा में हमारा अधिक काम हो जाए, से इस्तेमाल करें अर्थात विद्युत तथा ईंधन को बर्बाद न करें। इसी प्रकार मशीनों, विद्युत उपकरणों के उचित रखरखाव तथा ऊर्जा दक्ष स्टोव, गैस चूल्हों तथा धुएं रहित चूल्हों का उपयोग कर भी ऊर्जा की बचत की जा सकती है। अगर इन चीजों का हम कम प्रयोग करते हैं तो वातावरण में प्रदूषण भी कम होगा। आगे देखिए, आगे दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गोबर पर आधारित गोबर गैस संयंत्र प्रयोग में लिए जाए तो इससे काफी ऊर्जा की बचत होगी और जो गोबर है वो खाद के रूप में प्रयोग हो जाएगा। इस खाद को कह रहा है कि जो गोबर प्राप्त होगा उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बढ़ता है। मिट्टी की ये क्षमता के बारे में बताया जा रहा है। तो ये यहाँ से आपका ऊर्जा कंप्लीट होता है और आगे कह रहा है कि जल ही जीवन है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा जल के बारे में पढ़ेंगे। जल के बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक विकास, ऊर्जा तथा पेयजल के अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम अपशिष्ट पदार्थों का कोई गंदी चीज है तो उसको कैसे साफ करते हैं? पानी के माध्यम से। तो वो अपशिष्ट जो निकलता है उस चीज से वो पानी में ही तो मिलता है। जल से बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। क्या आप कभी सोचा है कि हमारे उपयोग के लिए जल कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? कुएं, हैंडपंप, उसके अलावा तालाब, झरनों, नदियों के माध्यम से हमें वो जल प्राप्त होता है। आगे दिया है, नदियों की शुद्धता और इसके प्रदूषण का कारण। हमारे प्रदेश में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू और घाघरा प्रमुख नदियां हैं। नदियों में जल पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से आता है। गंगा का स्वच्छ तथा निर्मल नदी के रूप में जाना जाता है, परंतु आज गंगा संसार की उन 7 प्रदूषित नदियों में से है जो पूर्णतः प्रदूषित हो चुकी हैं और गंगा के अलावा यमुना का जल भी प्रदूषित हो गया। इन नदियों के जल के प्रदूषण का कारण भी कौन है? हम ही हैं। आगे दिया है, शहरों के विस्तारीकरण और बढ़ते उद्योगों के कारण इन नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, वैसे वैसे नदियां प्रदूषित भी होती जा रही हैं। दिया है कि जिसके कारण कल कारखाने जो नदियों किनारे बिठाए जा रहे हैं उनसे जो अपशिष्ट नदियों में डाला जा रहा है, जिसके कारण इन नदियों में फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे जानलेवा तत्व मिल चुके हैं। नदियों में गिराए जाने वाले रासायनिक पदार्थों से कैडमियम, सीसा तथा पारा जैसे तत्व या उनसे यौगिक पानी में पहुंच जाते हैं। ऐसे दूषित जल का सेवन करने से यह पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब यहाँ से जो नीला वाला बॉक्स है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? ई कोलाई एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु है। ये जीवाणु हो कौन से? ई कोलाई। इससे आर्थ्रोसोधिया पेचिस जैसी बीमारी होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि पेचिस किससे होती है, तो ई कोलाई के माध्यम से पेचिस होती है। ये प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। पानी में एक सीमा तक इनकी संख्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती, यानी कि आपके लिए अच्छे तत्व तो नहीं है, लेकिन एक सीमित मात्रा है तो बॉडी हमारी इन्हें कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अगर ये औसत से अधिक हो जाए तो इन्हें बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती और हम उस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और दिया निश्चित सीमा से अधिक संख्या में इनकी उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में हमारी अनेक नदियां तथा अन्य जल स्रोतों से रोगाणुओं की संख्या निर्धारित सीमा से कहीं अधिक पाई गई है, जिससे जन सामान्य के स्वास्थ्य का संकट उत्पन्न हो रहा है। मानव हस्तक्षेप के कारण गंगोत्री हिमखंड प्रतिवर्ष 25 से 30 मीटर की गति से सिकुड़ रहा है, यानी कि बर्फ पिघल रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो कुछ वर्षों में हिम ग्लेशियर पूर्णतः सूख जाएगा, जिससे गंगा सूखने की कगार पर आ जाएगी और हमारे लिए जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। आगे दिया है,
समुद्र जल का भंडार। हम जानते हैं कि समुद्र जल का भंडार है, लेकिन हमारे ये योग्य नहीं है, इस्तेमाल के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी जल गंदा हो रहा है। कैसे हो रहा है ये बताया जा रहा है। समुद्र जल का बड़ा भंडार है। मछली तथा अन्य जीवों का स्रोत होने के साथ साथ समुद्र अनेक खनिजों एवं लवणों के स्रोत भी हैं। हम साधारण नमक तथा आयोडीन समुद्र से ही प्राप्त करते हैं। प्रदूषित नदियों से मिलने से यह प्रदूषित हो जा रहा है। इससे विभिन्न नदियों का जल लगातार मिलता रहता है। अपशिष्ट कीटनाशकों, हाइड्रोकार्बन तथा विषाक्त पदार्थ समुद्र में मिल जाते हैं, जिसके कारण समुद्र दूषित हो रहा है। और ये किसका हस्तक्षेप के कारण हो रहा है? ये मानव के हस्तक्षेप के कारण ही हो रहा है। ये और भी कारण है इनके दूषित होने के। तो कभी कभी पेट्रोलियम पदार्थ जो टैंकर से इधर उधर ले जाते हैं अन्य देशों में, उनके टकराने से, उनके फट जाने से समुद्र में ये तेल मिल जाता है और समुद्र के जल को दूषित करता है। कभी कभी हम इनसे जो समुद्र के नीचे जो खनिज पदार्थ है उनको निकालने में कुछ गड़बड़ी होती है, जिसके कारण से वो पदार्थ भी समुद्र में मिल जाते हैं और वो समुद्र के जल को दूषित कर देते हैं। और कहा जा रहा है कि इसमें जलीय जीव जंतुओं को सांस लेने में, अब ये तेल जो फैल जाता है तो इनके सांस लेने में कठिनाई होती है। मछली पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पन्न तकनीकों द्वारा भी समुद्री जीवों का दोहन हो रहा है और इनकी संख्या दिन ब दिन घट रही है। तो यहाँ से आपको जल के बारे में बताया गया। अब आगे आपको वन के बारे में बताया जाए कि वन हमारे जीवन में कितने महत्व रखते हैं। आगे आपके वन के बारे में दिया है, वन हमारे रक्षक। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम। वन हवा का शुद्ध रखने में सहायक है। इसमें हमें ईंधन हेतु लकड़ी तथा इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वनों से हमें विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है और इन वनों से अनेक प्रकार की जड़ बूटियां भी हमें प्राप्त होती है। वन्य जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करते हैं। ये वन हमारे पूर्वज वृक्षों की पूजा करते थे, ये हम जानते हैं। संभवतः इसलिए अनेक वृक्षों की पूजा किया करते थे। आज भी कुछ लोगों को वृक्षों की पूजा करते देखा जा सकता है, जैसे पीपल, बरगद का आपने देखा होगा, नीम वगैरह के अभी भी लोग पूजा करते हैं। अनेक आदिवासी प्रजातियों के जीविकोपार्जन का ये मुख्य साधन भी होते हैं आपके वन। अब इसके बारे में और भी थोड़ा सा दिया है। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति काट रहा है वन को, और दिया है वन हम वनों के भक्षक हैं। कैसे है? जनसंख्या बढ़ने के कारण मनुष्य पेड़ों को काटकर घर तथा मार्ग निर्माण व ईंधन के रूप में उपयोग करने लगा। इससे वन नष्ट होते जा रहे हैं। वनों के नष्ट होने से पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के लिए वन भूमि के कटाव को रोकते हैं, परंतु वनों के अंधाधुंध कटाई के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। वनों के निवास करने वाले दुर्लभ पशु पक्षी तथा वनस्पति की प्रजातियां भी क्या है आपकी विलुप्त होती जा रही हैं। इसका एक उदाहरण भारतीय चीता है जो अब विलुप्त हो गया है। वनों के कम होने से जंगली पशु गांव में भी घुस जाते हैं, जो बच्चों व जानवरों पर हमला करते हैं। जो हमारे पालतू जानवर है बच्चे, उन पर वो हमला करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। इस टॉपिक में आपने ऊर्जा के बारे में, जल के बारे में और वन के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से कुछ अभ्यास कार्य है, उन्हें देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर छोड़ देते हैं, मिलान है, इसे देख लेते हैं। वृक्षारोपण, अगर आप वृक्ष को रोपते हैं तो पर्यावरण आपका संतुलित होगा। तो यहाँ हो गया आपका पर्यावरण संतुलन। जनसंख्या वृद्धि होती है तो वास स्थान के लिए कमी हो जाएगी, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे वास स्थान की कमी। जल प्रदूषण होता है तो जल प्रदूषण से पेचिश जैसी बीमारियां होती हैं। छोटा परिवार हो तो वो सुखी परिवार है। वहीं वायु प्रदूषण होता है तो स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की हमें बीमारियां जकड़ लेती हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका खाली स्थान दिया है और ये देखिए आपको प्रश्न के रूप में दिया है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन, आपका एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। जल का मुख्य स्रोत है हैंडपंप, तालाब या वर्षा। तो जल का मुख्य स्रोत आपका वर्षा है। प्रदूषित जल के पीने से रोग होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न क्या, यही प्रश्न भी आ सकता है, हैजा, खसरा या कैंसर। तो दूषित जल के पीने से आपको हैजा हो सकता है। अगला प्रश्न है समुद्र से प्राप्त होता है। तो समुद्र से क्या प्राप्त होता है? पेट्रोल, आयोडीन, जड़ी बूटियां, इसलिए आयोडीन आपका यहाँ पे सही होगा। खाली स्थान, इसे भी देख लेते हैं। कल कारखानों से निकलने को नदियों में बहा देने से, क्या निकलने से? अपशिष्ट को। अपशिष्ट को नदियों में बहा देने से उनका जल क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन मात्रा में है, तो पृथ्वी जो साधन आपके हैं वो बहुत अल्प मात्रा में है। साधारण नमक में पाया जाता है। तो साधारण कहाँ पाया जाता है? साधारण जो नमक है वो आपका समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। गंगा के प्रदूषण का बढ़ना क्या संकेत है? ये जल प्रदूषण का संकेत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।